पहले प्यार अंधा हुआ करता था, क्या है? अब वो सब देखता है। पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब देखता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो इन वजह से है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो रिश्ता मतलबी है, और मतलबी रिश्ते टिकते नहीं हैं। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच बेहद ही क्रिएटिव और शानदार गेस्ट मौजूद हैं। बहुत लोग इनकी पोइट्री से इंस्पायर होते हैं, सो प्लीज़ वेलकम लवली शर्मा ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। सो कैसे पोइट्री के प्रति आपका झुकाव आया और किस उम्र में लगा कि दिस इज़ माई कॉलिंग? मैं जब 8th क्लास में थी तब से लिखना शुरू किया था, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है। और अपनी मन की बातें लिखती थी, वो बातें जो मैं किसी से नहीं कहती। वो होता है ना कि आपके अंदर एक बच्चा होता है जिसके अंदर बहुत बड़ा तूफान चलता है, जो अपनी मन की बातें सिर्फ अपने मन के अंदर रखता है। उसको लगता है कि यार मैं अगर किसी को बताऊंगा तो वो या तो मुझे कमज़ोर समझेंगे या वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो फियर ऑफ जजमेंट जो होता है वो आपको एक ऐसी कला दे देता है, मुझे लगता है, जिसकी वजह से या तो आप कुछ बन जाते हैं या फिर आप कुछ बनने की कोशिश करते हैं। तो बस तभी से मैंने लिखना शुरू किया और पढ़ती गई, लोगों को सुनती गई। मैं बहुत मानती हूँ बात कि मैं थोड़ा कम पढ़ती हूँ, लेकिन मैं सुनती बहुत ज़्यादा हूँ। तो चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाने हों, चाहे वो जगजीत साहब की गज़लें हों, चाहे वो मेहंदी हसन साहब की गज़लें हों, चाहे साहिल लुधियानवी जी के हो, चाहे आनंद बख्शी साहब के गीत हों, मैं बहुत सुनती हूँ। और मेरा वो फ्लेवर ऑफ म्यूज़िक भी वही है। मुझे पुराने गाने बहुत अच्छे लगते हैं। चूँकि कई बार होता है कि बहुत सारे पोइट जो होते हैं वो किसी दर्द भरी स्टोरी से गुजरे होते हैं और वो अपने पेन को कहीं ना कहीं पोइट्री में उतारने का प्रयास करते हैं। वो किस हद तक सच है और कितना आपने देखा है उसे? सच तो बिल्कुल नहीं है। ओके। हाँ, मतलब जब एक इंसान लिखता है जी, मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती, बट अपने बारे में मुझे इतना पता है कि मुझे लिखने के लिए किसी दर्द ने मजबूर नहीं किया। मैं लिखती थी कभी ज़िंदगी के बारे में, कभी मौत के बारे में, कभी ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जैसे वर्जिनिटी टेस्ट हो गया, आपका सोसाइटी के सो कॉल्ड रूल्स हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गई। इसके लिए किसी दर्द की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए एक बदलाव की ज़रूरत थी, इसके लिए एक ओपिनियन रखने की ज़रूरत थी। तो वहाँ से दर्द का तो मुझे नहीं पता, मेरी ऐसी कोई सैड स्टोरी भी नहीं है जो मैं कहूँ कि नहीं यार दिल टूटा तो मैंने शायर बनना चुन लिया। तो मतलब वो एक एस्पेक्ट है बस पोइट्री। यस, इट इज़ एन एस्पेक्ट। यस, कुछ लोगों में ट्रिगर मेरे ख्याल से अंदर का पॉइंट हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जो दर्द से गुजरता है वो दर्द के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस तन बीते वो तन जाने, कि जिस तन के ऊपर बीतती है वही जानता है कि उस रूह पे क्या गुजरी है। लेकिन शायर सबकी रूह को पहचान लेता है। राइट। शायर को ज़रूरत नहीं होती कि उसके ऊपर कोई दर्द आए। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि पोइट्री और राइटिंग हैज़ अ हीलिंग इफेक्ट। सो मैनी टाइम्स व्हेन यू सप्रेस, मे बी कोई बैड इवेंट नहीं हुआ है, बट जैसा आपने कहा कई बार कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अंदर दबा के चलते हैं, सप्रेशन में चलते हैं। तो डू यू बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ राइटिंग और पोइट्री, और एनी इंसिडेंट्स दैट यू कैन शेयर वेयर इट हैज़ हेल्प्ड यू और योर स्टूडेंट्स और एनीवेयर? बिल्कुल सर, पता है क्या होता है, जब आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं ना, तो आपके अंदर वो जो घुटन होती है ना, वो आपको खोखला कर देती है, वो आपको खा जाती है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई नहीं है ना बात करने के लिए, आपके माँ बाप नहीं सुनते हैं, आपके दोस्त नहीं सुनते हैं, आपका प्रेमी, आपका भाई, आपका बहन, अगर कोई नहीं है जो आपकी बातें सुने, एंड
सबसे बड़ा दुख जो होता है वो तन्हाई से ज़्यादा जो होता है वो होता है ना सुने जाने का। लोनलीनेस इज़ ऑन द सेकेंड स्टेप। अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो आप लोगों के बीच में सराउंडेड होंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, एक भीड़ होगा, एक हुजूम होगा आपके आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस भीड़ में भी अकेले होगे क्योंकि कोई आपको सुनने वाला नहीं है, उस भीड़ का कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ है आपके मन में जो आप किसी को नहीं बयां कर सकते हो तो आप लिख दो, आप कागज़ पे उतारो, उस कागज़ पे लिखो और उसको जला दो, उसको फ्लश कर दो, आपको जो मना है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को जाके वो चीज़ें सुनाओ या दुनिया उसको पढ़े। राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अगर लिखना है तो वो लोगों को पेश करना होगा। आप खुद के लिए लिखो। जब आप डायरी लिखते हैं तो आप खुद के लिए लिखते हैं। डायरी आपकी अपनी दोस्त होती है। आप अपनी मन की बातें डायरी में ऐसे लिखते हो कि जैसे आप किसी को कहानी सुना रहे हो। True. तो अपनी कहानी सुनाना, अपनी कहानी बताना ज़रूरी है। और ये जो बीइंग हर्ड एंड बीइंग अंडरस्टूड, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया जो बहुत लोगों में मिसिंग होता है। और अभी आप थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कागज़ को सुनाओ, कहीं ना कहीं कागज़ भी सुन लेता है, आप जो कहते हैं उसे। ये क्रिएटिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन, जैसे जब भी आप कोई कविता लिखते हो तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कोई ऑब्जर्वेशन से आती है? और क्रिएटिव प्रोसेस किसी भी कविता का कैसे शुरू होता है, मन में क्या चलता है? आई वुड लव टू नो दैट। जब आप कोई भी कलाकार हो तो आपके मन में ना आप हर चीज़ को लेके एक अलग विचार रखते हो। अगर आपके सामने कोई लाइट रखी है तो एक आम इंसान उसको लाइट के तौर पे देखता है, बट एक कलाकार उसको रोशनी के तौर पे देखता है। रोशनी का मतलब उम्मीद होता है, राइट। जो आपको कहीं से निकाल के लेके आएगी, आपके अंदर का जो अंधेरा है वहां से निकाल के लेके आएगी। तो हम हमेशा चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है कि कलाकार थोड़ा सा पागल होता है, थोड़ा संकी होता है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा संकी होना पड़ेगा, आप वैसे नहीं उसकी बातें समझ सकते हो। तो जब आप लिखते हो या फिर जब आप किसी भी चीज़ में होते हो, क्रिएटिव प्रोसेस में होते हो, मेरे साथ तो भगवान की थोड़ी सी मतलब एक कहते हैं ना कि एक मेहर रही है कि चलते फिरते कुछ काम करते करते एक अचानक से एक वो थॉट आता है, एक लाइन या एक वर्ड ऐसा आता है, फिर उसके आसपास आप घूमना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ का जब आप एक पौधा जब लगाते हैं तो एक बीज आता है। वो बीज अपने आप को पौधा बनाने में, फिर पेड़ बनाने में अपना एक वक्त लेता है। इट इज़ नॉट एक 1 मिनट प्रोसेस और 2 मिनट इंस्टेंट थिंग कि आपके दिमाग में अभी कोई लाइन आई है तो एकदम इंस्टेंटली वो कोई गाना या कोई कहानी या कोई कविता बन जाएगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब बच्चा भी पेट में आता है तो वो 9 महीने लेता है। 9 महीने का टाइम लगता है उसको बड़ा होने में, उसको डेवलप होने में। एक पेड़ को बड़ा होने में वो अपना वक्त लेगा। तो ऐसे ही कविता, आपके पास कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक लाइन आएगी, आपको किसी की कोई बात अच्छी लग जाएगी, किसी का कोई ख्याल अच्छा लग जाएगा और आप बस उसी के आसपास वो फिर घूमते रहते, वो फिर अटक जाते दिमाग में, फिर वो अंदर वो बुनता रहता है, वो बुनता रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2 हफ्ते से मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही है और मुझे उसके आगे की लाइन आ ही नहीं रही है। एंड वो ऐसा है कि मोहब्बत में कहाँ कब कुछ किसी को याद रहता है, बस इतना सा ख्याल है और मैं उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड इट इज़ नॉट क्रिएटिव ब्लॉक। आई डोंट बिलीव इन द वर्ड क्रिएटिव ब्लॉक कि ऐसा कुछ होता है। इट इज़ जस्ट कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज़ का एक जेस्टेशन पीरियड है, तो उसी में ही वो फ्रूटेशन पे आएगी, वरना और कई चीज़ बनी ही होती है अधूरी रहने के लिए। अच्छा, ये भी है। सो अपने पोइटिक एंगल से आप अगर बताएं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव? एक पोइट लव को, या फिर आपने अभी मोहब्बत की बात की, उसको किस तरीके से देखता है? मेरे लिए मोहब्बत एक ऐसा एहसास है ना, जो सबसे पहली जो उसकी बुनियाद होती है वो होती है भरोसा, उसके बाद होती है इज्जत। जब आप उस इंसान पे भरोसा करते हो कि वो आपकी नादानियों को झेलेगा, वो आपके बच्चे को, जो आपके मन का बच्चा है, उसको समझेगा, बिना अपने एक नाप तोल का तराजू लिए कि ये एक ऐसा मीटर में फिट होनी चाहिए, आपका बैठने का तरीका, आपका उठने का तरीका, आपका बोलने का सलीका,
उसका कुछ मीटर नहीं है, वो आप जैसे हो वो आपको वैसा अपनाएगा। तो एक तो वो भरोसा, ट्रू, उसके बाद आती इज्जत, कि वो आपकी इज्जत कर रहा है। इज्जत हमेशा दो तरीके से होती है, एक बंद कमरे में और एक बाहरी दुनिया में। सो ट्रू। अगर आप बाहरी दुनिया में दिखावा कर रहे हैं और आप बंद कमरे में आके वही अपनी वो कितना फ्रस्ट्रेशन, अपने मन के जो जितने भी बोझ हैं वो दूसरे इंसान पर डाल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए था, तुम्हें वैसा रहना चाहिए था, अगर वो सब चीज़ें हैं, अगर आप उसकी इज्जत नहीं कर सकते हो तो वहाँ प्यार नहीं है। और प्यार आपको ना इज्जत करना सिखाता है, चाहे वो आपके साथ पार्टनर रिलेशनशिप में हो या ना हो। वो आपको उस उस रिश्ते के बाद आपको बदनाम करना नहीं सिखाएगा। कई बार ये हम लोगों की ना बहुत बड़ी नाकामयाबी है कि हम एक रिश्ते में होते हैं, हम अपने आप को एक रिश्ते में झोंक देते हैं, और जब वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, तो हम दूसरे इंसान को गलत ठहराने लगते हैं। ट्रू, बहुत ब्लेमिंग होती है, बहुत ज़्यादा डर्टी गेम हो जाता है। यस, एंड हम दूसरे को इतना नीचे गिरा देते हैं और ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी होगी। कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका मन छूट गया, या फिर वो कहते ना कि एक रिश्ता ज़बानी तौर पे ख़त्म करने से पहले जहन में ख़त्म होता है। आप उसको मन में पहले ख़त्म कर देते हो कि यार नहीं हो रहा, शायद मुझे बोल देना चाहिए। तो तुम्हारे जानने से पहले वो रिश्ता जा चुका होता है। और अगर वो रिश्ता चला गया है ना, तो उसकी इज्जत करना सीखो। प्यार हमेशा इज्जत करना सिखाता है, भरोसा है, इज्जत है, तो आपके लिए वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि पहले प्यार अंधा हुआ करता था, क्या कहें? अब वो सब देखता है। पैसा, गाड़ी, प्रॉपर्टी, वो सब देखता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है जो इन वजह से है कि आपकी पोजीशन क्या है, आपका पावर क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो वो रिश्ता मतलबी है, और मतलबी रिश्ते टिकते नहीं हैं। अनकंडीशनल लव जैसी चीज़ होती है, एग्जिस्ट करती है? बिल्कुल होती है। ओके। आपके माँ बाप आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो प्रेम होता है। आप अपनी माँ के साथ कभी कभी तलाक नहीं ले सकते हो। आप उनसे लड़ लोगे, आप उनसे कितना भी झगड़ लोगे, लेकिन लड़ झगड़ने के बाद में भी आप कभी उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। वन, आपको एक सेंस ऑफ ट्रस्ट रहेगा उनके ऊपर कि मैं अपनी ज़िंदगी में कितनी भी ठोकर करके आ जाऊं, वो इंसान ऐसे है मेरी ज़िंदगी में, आपका बाप ऐसा है आपकी ज़िंदगी में जो आपका कंधे पे हाथ भी रखेगा, आपकी पीठ भी थपथपाएगा, वो आप अगर गिर जाओगे तो आपको उठाएगा भी। वो प्यार होता है। प्यार आपको आपका ही एक बेहतर वर्जन बनाता है, आपको वो अपग्रेड करता है, वो आपको बदलता नहीं है। लव इज़ नॉट अबाउट द चेंज, इट इज़ अबाउट मेकिंग यू अ बेटर पर्सन। अपनी ही ज़िंदगी में आप कैसे एक चीज़ों को बदलाव ला सकते हो, आप कैसे। और अगर आप बहुत दुखी रहने वाले इंसान हो, आप बहुत सोचते हो किसी चीज़ को लेके, तो प्यार आपको कंट्रोल करेगा। अगर आपको किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी है, आपको किसी चीज़ को लेके डर लगता है कि यार पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो वो प्यार ना आपको हिम्मत देता है। वो प्यार होता है। एंड अनकंडीशनल लव होता है, आपके मन में होना चाहिए। माता पिता के अलावा बिल्कुल होता है। मैं अपने पति से करती हूँ, आप होता अपने है? बच्चों से करते हो, आप अपने भाई से करते हो, आप अपने बहन से करते हो। जी। अनकंडीशनल लव अगर आप अपने जहन में रखोगे ना कि मैं अगर किसी से रिश्ते में आऊंगा, वो आपके अंदर से शुरू होना चाहिए, वो आपके अंदर पनपना चाहिए। अगर आपके अंदर ये है कि मुझे इस इंसान से कुछ नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, बस साथ चाहिए, अगर मैं झगड़ूँ भी तो इसी से झगड़ूँ, अगर मेरे को अपनी खुशियाँ बांटनी है तो इसी से बांटनी है, मुझे प्यार करना है तो इसी से करना है, मुझे अगर रोना है तो मुझे इसी के कंधे पे सर रख के रोना है, वो अगर आपके मन में होगा तो आप उस इंसान से वैसा प्यार कर पाओगे। किस तरीके से दिखता है? अगर सपोज एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, बाकियों में तो बहुत क्लियरली दिखता है, एक माता पिता के एग्जाम्पल में बहुत क्लियरली बहुत सारी जगहों पे देखने मिल जाता है। तो एक हस्बैंड वाइफ में अगर एक अनकंडीशनल लव है तो वो किस तरीके का दिखता है? एक इंसान है जो बहुत ज़्यादा बोलता है,
और एक इंसान है जिसको चुप रहना पसंद है। चुप्पी उसको अपनाना पसंद है जब वो उदास होता है, जब वो तकलीफ़ में होता है। और ये मोस्टली हर इंसान के अंदर होता है कि कई बार ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि नहीं यार बस ख़त्म करते हैं, मुझे शांति से बैठना है। अगर आप ये चीज़ खुद के लिए चाहते हैं तो आप दूसरे को भी दो। जब आप अपने सामने वाले इंसान को समझने लग जाओगे, जब आप उसकी, वो कहते हैं ना कि आप उसके जूतों में पैर फंसा के देखो, तो आपको पता लग जाएगा कि कितने घिसे हैं, उसके मन में कितनी तकलीफ़ है। तो एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होता है आपको ये समझना कि सामने वाला इंसान कहना क्या चाहता है। अगर वो कुछ नहीं कह पा रहा है तो उसकी आंखें क्या कह रही हैं, उसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे, जब तक आप दूसरे की सुनोगे नहीं, जब तक आप उतना ब्लेम ही करते रहोगे कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे कहते हो, तुम वैसे कह देते हो, जब तक आप दूसरे इंसान को ब्लेम करते रहोगे, गलतियां निकालते रहोगे, तो वहाँ पे सल्यूशन का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। राइट। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ अ वर्क। आपको हर दिन उसमें अपने आप को झोंकना है। आप पूरा दिन खुश नहीं रहते हो ना, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेके खुश हो जाते हो, आप फिर कभी कोई एक छोटी सी चीज़ हो जाएगी जिसको लेके आप उदास हो जाओगे। तो वो रिश्ता ऐसा ही है कि आपको एक दूसरे को, अगर आप हर वक्त खुश नहीं कर पा रहे हो, तो जब वो दुखी है तो उसको समझ लो, राइट। उसकी चुप्पी को समझ लो। कई बार कुछ रिश्ते बड़े टॉक्सिक होते हैं, राइट, कि यू ट्राई टू बी पॉजिटिव बट देयर इज़ टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप। और कई लोग जब ब्रेकअप से गुजरते हैं तो बहुत लंबे समय तक उससे डील नहीं कर पाते, वो जो लेट गो करना है या मूव ऑन करना है। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह दे सकती हैं कि जो बिना अपने दिल को कड़वा किए लाइफ में मूव ऑन कर सकें? आपके पास एक सुपर पावर दी है भगवान ने, जिसे हम गट फीलिंग कहते हैं। आपको ना दूसरे इंसान के बर्ताव में बदलाव पता लग जाता है। आपको पता लग जाता है कि वो रिश्ता अब नहीं चल रहा है। वो इंसान आपके साथ तो मौजूद है फिजिकली, बट इमोशनली वो जा चुका है। राइट। और अगर आपका मन ये कह रहा है ना कि ये रिश्ता आपके लिए सही नहीं है, आप उस इंसान के साथ बूढ़ा नहीं हो सकते हो, आप उस इंसान के साथ एक कमरे में 50-60 साल नहीं ज़िंदगी गुजार सकते हो, तो फिर उस रिश्ते में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको कितनी ही बड़ी आदत हो, प्यार कुछ नहीं है, प्यार आदत होता है। आदत का मतलब है कि आपको उसके साथ रहना पसंद है, आपको उसकी हर चीज़ पसंद है, उसका गुस्सा करना, उसका अटखेलिया करना, आपको सब पसंद है, वो आदत है। लेकिन अगर वो इंसान आपके ऊपर इतना हावी हो रहा है कि आप अपनी आँखों की, वो कहते हैं ना, अपनी आँखों को कभी सुखा ही नहीं पा रहे हो, वो हमेशा ही भीगी हुई है, तो वो रिश्ता कब तक जिंदा रहेगा? उस रिश्ते को तो सिर्फ आपने पकड़ने की कोशिश की है ना। राइट। एक बहुत छोटी सी नज़्म थी जो मैंने लिखी थी कि एक इश्क था, एक तू था, एक इश्क था, एक तू था, ना तू मिला ना इश्क मिला, कुछ तो था दरमिया, अब क्या था किसे पता। एक डोर थी खिंची खिंची, एक और तू, एक मैं खड़ी, मैंने कस के थामी थी, वो डोर जो तूने छोड़ दी, छोटा बहुत कुछ मगर तेरी याद मैंने थाम ली, धुंधली सी एक कोने में तस्वीर तेरी टांग दी, आंखें मीच कर अपनी फिर एक सुकून की सांस ली। वाह, एक इश्क था, एक तू था, क्या बात ना है, तू मिला ना इश्क मिला। ब्यूटीफुल। तो वही है कि अपने पास यादें रखो, यादों में बुनियादें रखो। बुनियाद कच्ची थी तुम ये समझो, और उसको जाने दो, उस रिश्ते को जाने दो। अपने पास अच्छी यादें रखो, मन में कड़वाहट मत रखो। जो तुमने अच्छे पल अपने साथ बिताए थे उनको अपने पास रखो, संजो के रखो, उसको गंदा मत करो। क्योंकि हम लोगों की ना, बहुत, इंसान की जात ही बहुत गंदी है। मैं कहती हूँ कि इंसान, हम लोगों की आदत होती है कि हम जब किसी चीज़ को ढूंढने जाते हैं, एक अच्छी याद को ढूंढने जाते हैं, तो उसमें से बहुत कुछ निकल के आता है। गुस्सा, नफरत, फरेब, लापरवाही सब निकल के आती है, बस वो अच्छी याद नहीं मिलती।
तो जब हम किसी रिश्ते को, वो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका उसको याद करते हैं ना, तो हम उसकी सारी गंदी बातें याद रखते हैं। उस जहर को अपने मन में ना, अपनी नसों में बस घोलते रहते हैं। और जब तक आप अपने मन को साफ नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। मूव ऑन क्या है? मूव ऑन का मतलब ये है कि जो चला गया है उसे जाने दो, क्योंकि वो तुमको ना बस एक थोड़े से पार्ट के लिए कुछ सिखाने के लिए आया था। क्योंकि जब एक इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो या तो वो आपकी बेहतरी के लिए जाता है या आपको बेहतर बना के जाता है। या एक तो आप सीख जाते हो कि यार ऐसे लोगों पे तो भरोसा नहीं करना, या फिर मेरी गलती ये थी, ये दोबारा नहीं दोहरानी। रिश्ते को जाने दो, उस इंसान को जाने दो जो आपके साथ नहीं रहना चाहता। उसको फिर होल्ड करने का कोई फायदा नहीं है। आप कब तक उसको होल्ड करके रखोगे, कब तक पकड़ के रखोगे? एक दिन ऐसा आएगा जब वो एक झटके से हाथ छुड़ाएगा और वो चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो चिड़िया भी जिस ब्रांच पे बैठी होती है उस ब्रांच को उसे छोड़ना पड़ता है तभी हवा में उड़ सकती है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं हो सकता ब्रांच भी पकड़ी रहे और उड़ भी जाए। एक चीज पे कभी नहीं टिके रह सकते हो। अगर आप कहोगे कि मैं यहीं खड़ा रहूंगा उसी मोड़ पे, तो ना तो आप आगे बढ़ पाओगे ना कोई और आगे बढ़ पाएगा। दूसरे इंसान ने तो रास्ता बदल लिया है। वो कहते हैं कि लोगों की मंजिल एक है, हम सफ़र बनेंगे। हम सफ़र कोई नहीं बनता, राइट। वो बस हम राही बनते हैं कि वो एक रास्ते पे साथ चलते हैं। वो एक रास्ता ऐसा आएगा जब वो अपना मंजिल के लिए अपने मोड़ बदल लेगा, आपको अपने मोड़ बदलना पड़ेगा, आपका सफ़र अलग होगा। मैं आपके कई वीडियोस देखता हूँ तो आप मेन को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है, और जो कि एक यूनिक चीज़ है क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखें तो वुमेन के सपोर्ट में बहुत सारी बातें आपको मिलेगी और मेन के सपोर्ट में कम चीज़ें देखने मिलती है। तो क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई स्टोरी है, या फिर ये नेचुरल है? कैसे एक मेन की भी जहन में क्या चलता है, उसके मन में कई जो सप्रेस चीज़ें हैं उनको आप कई बार हाईलाइट करती हैं, तो हाउ दैट स्टार्टेड? एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। मेरी शादी को 5 महीने हुए थे और मेरे घर में आग लग गई थी। मैं और आदि अकेले उस घर में रहते थे बॉम्बे में। वो जब घर में आग लगी ना, तो मैं, औरत क्या होती है, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल, वो अपने जज्बात बयां कर देती है। आदमी नहीं करता है। आदमी अपने अंदर हर चीज़ को घुमाता रहता है। जिम्मेदारी उसके जहन में चलेगी, इमोशंस उसके जहन में चलेंगे, वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। वो बस बोलेगा अच्छा ठीक है, ये हो गया, अब ही करना पड़ेगा। मैंने उस वक्त में ना आदि को देखा कि मैं तो इमोशनली एकदम शैटर्ड हो चुकी हूँ कि यार घर में आग लग गई है, इतने प्यार से घर सजाया था, सिर्फ 5 महीने हुए, क्या करे, अनजान शहर है, रात के 1:30 बज रहे, कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। एंड उस वक्त आदि वाज लाइक कि तुम ठीक हो ना, मैं ठीक हूँ ना, ऐसा कोई लॉस नहीं हुआ है जो रिपेयर ना किया जा सके। और जब तक कोई ऐसा लॉस आपके ज़िंदगी में डैमेज ना हो जो रिपेयर ना किया जा सके, तब तक उसको लेके उदास मत हो। So true. There is no point of grieving about something जिसको आप रिपेयर कर सकते हो। पैसा लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तुम ठीक हो, मैं ठीक हूँ, हमारा रिश्ता ठीक है, साथ मिल के करेंगे ना यार। Right. घर है। उस वक्त मैंने देखा कि एक आदमी ना एक घर में एक पिलर की तरह होता है। वो पिलर जो पूरे घर की छत को अपने ऊपर टिका के बैठा हुआ है। वो कहते हैं वो एक ऐसा पेड़ है जिसकी छांव में हम सब पलते हैं। हमने अपने बाप को कमाते हुए देखा पूरी जिंदगी। मैंने अपने भाई को मेहनत करते हुए देखा पूरी जिंदगी। मैंने अपने पति को मेहनत करते हुए देखा पूरी जिंदगी। आपकी ज़िंदगी में आप किसी भी आदमी से मिलिए, वो सबसे पहले आपका प्रोटेक्टर बनता है। आपका दोस्त लीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपका भाई आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका बाप आपको प्रोटेक्ट करेगा। Right. वो एक ऐसा इंसान होता है जिससे आप कुछ भी मांग सकते हो। आपको कुछ खाने का मन करेगा, कुछ पहनने का मन करेगा, कहीं जाने का मन करेगा, कुछ लाने का मन करेगा, आप उसको बोलोगे। एंड आई एम नॉट अगेंस्ट वुमेन। मैं हर बार एक बात कहती हूँ, मैं मेंटालिटी के खिलाफ हूँ। मैं उस सोच के खिलाफ हूँ कि ज़िंदगी में हर आदमी से मिलिए। आप अगर रास्ते पे गुजरेंगे
तो हर आदमी तो रेपिस्ट नहीं है ना। राइट, बस इतना लगता है कि सिर्फ जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है वो उसके बारे में बहुत बात की जाती है, और ये जो एक वल्नरेबल और एक ऐसा पार्ट है एक मैन का जिसके बारे में खैर वो तो खुद तो बात करता नहीं है, कभी बात नहीं करता। तो आई थिंक दैट इज व्हाट सम टाइम नीडेड। एग्जैक्टली, बहुत आसानी से हम जनरलाइज कर देते हैं कि सब आदमी एक जैसे होते हैं। हाँ, सब आदमी एक जैसे होते हैं क्योंकि वो बिना उफ करे ना आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं। वो कभी नहीं जताएंगे कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कमा रहा हूँ, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कमा रहा हूँ ताकि मैं घर बना सकूँ जिसमें मेरी बीवी आराम से सुकून से रहे, जिसमें मेरे माँ बाप आराम से सुकून से रहे, मेरे बच्चों को कोई कमी महसूस ना हो। वो अपनी ज़िंदगी दे रहा है ना, वो पैसा कमा के ला रहा है, किसके लिए ला रहा है? ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी हो सके। और अगर आप उसको एक थैंक यू भी नहीं बोल सकते हो तो फिर आप इंसान ही नहीं हो। राइट। और आज आपके सामने बैठ के मैं चाहती हूँ कि जो भी मुझे देख रहा है, आपकी ज़िंदगी में अगर आप किसी भी आदमी से टकराएं, आप उसको थैंक यू बोलें। अगर आप थैंक यू भी नहीं बोल सकते ना, तो आप उसकी तरफ स्माइल कर दें। हर आदमी को नीची नज़र से देखना ज़रूरी नहीं है। हर आदमी गलत नहीं होता है। क्राइम्स होते हैं, टॉर्चर होता है, हरासमेंट होता है, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दे दी आपकी ज़िंदगी बनाने के लिए, और आप इतने नाशुक्रे हैं कि आप ये कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उन लोगों की कोई जगह नहीं है। जेंडर इक्वालिटी पे आपके क्या व्यूज़ हैं? देखो, बड़ा डिबेटेबल पॉइंट रहता है, अलग अलग पर्सपेक्टिव, तो एक पॉइंट की नज़र से समझना चाहता हूँ। कभी इक्वल नहीं होगा। हाँ, जेंडर इक्वालिटी पेपर में करना अलग बात है। जेंडर इक्वालिटी उस दिन मानी जाएगी जिस दिन लेडीज़ का बाथरूम और मेंस का बाथरूम अलग नहीं होगा। हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमको बाथरूम अलग चाहिए, हमको मेट्रो में लेडीज सीट का रिजर्व चाहिए, हमको बस में जब हम ट्रैवल कर रहे हैं तो होली दिवाली पे हमको टिकट्स फ्री चाहिए। इट इज़ नॉट जेंडर इक्वालिटी, इट इज़ नॉट प्रेजिंग द विमेन। राइट। विमेन एम्पावर तभी होती है जब वो खुद को काबिल समझती है। एक औरत को खुद को काबिल समझना बहुत ज़रूरी है। आप क्यों अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें किसी और के भरोसे लेके बैठे हैं कि वो आपको खुश करेगा, वो आपकी ज़िंदगी की ख्वाहिशें पूरी करेगा? क्यों करेगा? आप इतने काबिल बनिए, आप पढ़िए, आप लिखिए, आप कमाइए, आप आगे बढ़िए। मैं कहती हूँ हर औरत को पढ़ना चाहिए, हर औरत को बाहर निकल के दुनिया देखनी चाहिए। मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप काबिल बनो। एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। मैं एक लेडीज़ से मिली, उसकी बेटी 12th क्लास में है एंड वो बिल्कुल नहीं पढ़ती। तो वो औरत मुझे एक बात कहती है कि यार तुम इनको समझाओ, बिल्कुल नहीं पढ़ती है ये, इसकी शादी होगी, कैसे नौकरी करेगी, क्या मतलब इसका करियर क्या होगा, फिर ये शादी भी करेगी, आगे बहुत टफ लाइफ है, आज की डेट में इतना कंपटीशन है, बहुत टफ है। द गर्ल हु वॉज जस्ट 18 years old स्टेटेड अ पॉइंट कि मैं क्यों करूं, जिससे मैं शादी करूंगी वो बिल्कुल कुछ नहीं करेगा क्या, वो कुछ नहीं कमाएगा क्या? तो मैं एक बात कहती हूँ कि मैं उस दिन दहेज के बारे में बोलना बंद कर दूंगी जिस दिन आप आदमियों की कमाई पूछना बंद कर दोगे। अब आदमियों की कमाई देख के शादी करोगे। मैं एक औरत को एक मैसेज देती हूँ कि आप सिर्फ इसलिए पढ़िए ताकि ज़िंदगी में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लीजिए कि आपके पार्टनर के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाती है जिससे वो इनकेपेबल हो जाता है, या फिर आप लोगों का रिश्ता नहीं चल पाता है, या फिर कोई ऐसा मोमेंट होता है जिसमें पार्टनर इज़ नो मोर, तो आप कहाँ जाएंगी, किसके आगे हाथ फैलाएंगी? आपको अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए खुद काबिल होना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आपको बराबरी करनी है। आप उस दिन के लिए तैयार हो जब अगर आपके पास कोई भी नहीं होगा तो एटलीस्ट आप 2 वक्त की रोटी तो खा सको। अपने लिए करो यार, किसी के लिए नहीं करना, किसी को दिखाने के लिए, किसी को जताने के लिए नहीं करना, अपने लिए करो। कई बार एक विमेन जब अपना करियर बनाना भी चाहती है तो कई बार समाज की एक एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशन उस पर रहती है कि घर तो उसे संभालना ही पड़ेगा, भले इवन इफ शी इज़ वर्किंग। सो वो जो बैलेंस क्रिएट करना होता है, सो हाउ in those moments one can create that balance, that she has to take care of the house as well because it is expected from the society,
एंड प्लस एट द सेम टाइम शी हैज़ टू वर्क ऑन हर एम्बिशन एज वेल. तो जो एम्बिशन और हाउस होल्ड वर्क, इन दोनों के बीच का बैलेंस है वो कैसे मैनेज करे, और वहाँ पे कई बार एक कड़वाहट मन में आ सकती है किसी भी वुमेन में. सो हाउ डू यू सी दैट? घर संभालना और परिवार संभालने में बहुत थिन लाइन डिफरेंस होता है. समाज चाहता है कि आप घर संभालें, आप नौकरी भी करें, आप झाड़ू पोछा भी करें, आप खाना भी बनाएं, आप बच्चों को भी पालें, आप बच्चों को भी पढ़ाएं, आप सब काम करें. समाज की एक्सपेक्टेशंस हैं, समाज पे छोड़ देते हैं. आपको समाज को जवाब नहीं देना है, लेकिन आपको अपने परिवार को तो देखना पड़ेगा. परिवार को देखना ये है कि आप उनका इमोशनल सपोर्ट तो बने. फाइनेंशियल सपोर्ट इंसान बने ना बने, उसका अपने परिवार के लिए इमोशनली प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो. यहाँ दोनों की बात है, यहाँ सिर्फ एक इंसान की बात नहीं है. एक बाप भी जब बाहर जाता है कमाने के लिए तो घर आके हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चों की एटलीस्ट कॉपी तो चेक करेगा, बच्चों के एकेडमिक्स पर तो ध्यान देगा. वो समाज की एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो परिवार की ज़रूरत है. तो आप समझिए कि आपके परिवार की ज़रूरत क्या है. आपको अपनी माँ को देखना है, उनकी तबीयत खराब है तो उनके लिए दवाई लाना आपकी जिम्मेदारी है, वो ज़रूरत है. आपके बच्चों की अगर पढ़ाई है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, आपको उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाना है तो वो आपकी जिम्मेदारी है. वो समाज को आपको जवाब नहीं देना है. अगर आपने पैदा करा है तो पालो. राइट. अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार मैं कमा रही हूँ या मैं कमा रहा हूँ और मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता, मैं चूल्हा चौका नहीं मत करो. कमा रहे हो ना, 2,000-3,000 रुपये मेड को दे दो, वो बना देंगे, वो कर देंगे. बट इमोशनली प्रेजेंट होना ज़रूरी है. परिवार इमोशन से चलता है. पैसे तो गरीब के पास भी नहीं होते ना, लेकिन वो खुश है, वो परिवार चला रहा है. तो पैसे आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए. ट्रू. समाज का ठेका मत लो, समाज कभी खुश नहीं होगा, उसको हमेशा जजमेंट रहेगा. एग्जैक्टली. अगर आप ये सोचे कि समाज ने बोल दिया कि आप फॉर एग्जांपल लड़की है तो लड़की इंजीनियरिंग नहीं कर सकती है, एक बहुत बड़ा टैबू है. अगर लड़की है तो लड़की बाहर नहीं जा सकती है, विदेश नहीं जा सकती है, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती है. तो समाज में जो वो बंदा बोल रहा है, फॉर एग्जांपल एक अंकल है जो बोल रहे हैं कि आपकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है, बेटियों को नहीं करना चाहिए, तो आप उनसे बोले कि आपकी बेटी के टाइम पे आप हमारी बातें सुनोगे. अगर हम बोले कि हमें आपकी बेटी के लिए फलाना स्कूल नहीं पसंद, आप चेंज करवा दो, आप करवाओगे. राइट. अगर हम बोले हमें आपकी बेटी के लिए ये आदमी नहीं पसंद, आप उसका रिश्ता तुड़वा दो, आप डिवोर्स करवा दो, आप करवाओगे. जब कोई और इंसान आपके कहने पे आपकी ज़िंदगी मतलब अपनी ज़िंदगी में बदलाव नहीं कर रहा है, तो आप अपनी ज़िंदगी में उसके कहने पे बदलाव भी मत करो. समाज का ठेका मत लो, समाज कभी खुश नहीं होगा. समाज बना ही है सिर्फ बातें करने के लिए, और समाज कोई नहीं होता, समाज आसपास में बैठे हुए लोग होते हैं. यस, लोग, उनकी सोच, उनकी विचारधाराएं. आप जिनके आसपास रहेंगे आपका वही समाज होगा. ट्रू. आज मैं जिन लोगों के साथ उठती बैठती हूँ उनको इतना अधिकार नहीं है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें. तो आपको एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि आप किसको कितना इंटरफेयर करवाओगे अपनी ज़िंदगी में, अपने घर में. अगर आप किसी को घर में बैठाओगे, घर में घुसाओगे, बहुत पुरानी कहावत है, तो वो तो फिर चीज़ों में नुक्स निकालेंगे. आप जिसको अपनी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका ही नहीं दोगे तो उसको क्या पता, उसके पास कोई राइट ही नहीं है. राइट. किसी और देश शहर में कोई इंसान बैठ के मेरे बारे में क्या सोच रहा है या वो मेरे से क्या उम्मीदें लगा रहा है, इट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो उसकी उम्मीदें हैं, उस पर छोड़ दो. आप अपनी ज़िंदगी, अपना परिवार, अपने घर पे ध्यान दो, बस. डू यू थिंक कि सोशल मीडिया आने से कहीं ना कहीं ये जो लोगों की नज़र में कुछ करने का जो बोझ है, या जो रिकग्निशन, सिग्निफिकेंस और कहीं ना कहीं वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं लोग बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, उसका क्या इम्पेक्ट देखती हैं आप इंसान की एक वर्दीनेस पे, सेल्फ इमेज पे? एक मैंने लाइन पढ़ी थी कि हमारी ज़िंदगी में ना खुश रहना बहुत आसान है, लेकिन खुश दिखना बहुत मुश्किल. हम खुश रह सकते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने आप को खुश दिखाना है सोशल मीडिया पे कि आज हम इतने फैंसी रेस्टोरेंट में गए हैं, इतने प्यारी जगह पे गए हैं, ये स्पॉट पे घूम रहे हैं,
हम ये एक्सपेंसिव ब्रांड्स पहन रहे हैं, ये हमको लोगों को दिखाना है कि लोग हमें कुछ समझे। मैं अगेन वही बात कहूँगी कि कोई इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, उस वजह से आप अपनी ज़िंदगी ख़राब मत कीजिए। आप अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद सोचेंगे, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपने एम्बिशंस पे ध्यान दो, आप देखो कि आपका पोटेंशियल किस चीज़ में अच्छा है, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप किस चीज़ में बेस्ट हैं। आपको अगर बातें करना पसंद है तो आप बातें कीजिए, आपको खाना बनाना पसंद है आप खाना बनाइए, आपको ड्राइंग करना पसंद है, आपको पेंट करना पसंद है, डांस करना पसंद, आपको XYZ जो भी चीज़ें करना पसंद है आप करिए। लेकिन इस वजह से मत करिए कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। और अगर आप सोशल मीडिया की फेम के बारे में बात करते हैं तो हर कोई आजकल कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर है, ये हैं लोग। Yes. There's a difference between creative people and influencers, you know, and content creators too. Content creation कुछ भी हो सकता है, एक क्रिंज कैटेगरी भी होती है, एक एजुकेशनल कैटेगरी भी होती है, एक इन्फॉर्मेटिव कैटेगरी भी होती है। आप कुछ भी बना सकते हैं, बट आप क्या बना रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा। एंड अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मैं हर बार ये बात कहती हूँ, अगर आप पैसे के लिए कर रहे हैं मत कीजिए, अगर आप फेम के लिए कर रहे हैं मत कीजिए, अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रहे हैं मत कीजिए, अगर आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं तो मत कीजिए, अगर आप खुद के लिए कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि फिर ये चारों चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी। So true. पैसा भी आएगा, फेम भी आएगा, लोग खुश भी होंगे, इम्प्रेस भी होंगे और बुरा भी मानेंगे, लेकिन वो सिर्फ तब होगा जब आप खुद के लिए डिसीजंस लेंगे, आप खुद के लिए स्टैंड करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे। सेल्फ इम्पोर्टेंस इज़ वेरी मच नीडेड। जो सेल्फ इम्पोर्टेंस या सेल्फ लव की जो बात है, बट आजकल हम देखते हैं तो लोग इतना ज़्यादा कंपैरिजन पे अपनी सेल्फ एस्टीम को रखते हैं कि मैं कितना वर्दी फील करता हूँ, ये मैं लोगों से कंपेयर करता हूँ और फिर व्यक्ति ये समझता है कि मेरी वर्थ इतनी है। सोशल मीडिया पे अगर हम देख लें तो लोग मेरे कितना लाइक आ रहा है, उसका कितना लाइक आ रहा है, उस पर अपनी वर्थ डिसाइड करने लग जाते हैं। सो सेल्फ लव का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पे आता है। सो और क्या तरीके हो सकते हैं एक सेल्फ लव अपने अंदर कल्टीवेट करने के लिए? खुद से बातें करो। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। लोग आपको संकी कहेंगे, लेकिन आप खुद से बातें तो करते ही हैं। आपका एक आवाज़ है जो मन की आवाज़ होती है, आपके अंदर जो आपकी बातें सुनती भी है, आपके मन में वो चलती है, वो किसी को सुनाई नहीं देती। आप पूरा दिन कुछ भी करें, जब आप रात को बैठें सुकून से, तो आप खुद से एक सवाल पूछें कि आज मैंने जो कुछ भी किया उसमें क्या सही था, क्या गलत था, क्या सही हुआ आपके साथ और क्या गलत हुआ आपके साथ। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप बदलाव ला सकते हैं, आप अपने अंदर बदल सकते हैं, आप आने वाले डिसीजंस में चेंज कर सकते हैं। दो रास्ते हमेशा होते हैं, एक हाँ का और एक ना का। तो वो तभी आपको समझ में आएगा, वो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तभी आएगी जब आप खुद से बातें करना सीखोगे। जब खुद से बात करना सीखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या चाहिए। एंड व्हेन यू नो ना कि आपकी एक चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए ये नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, राइट, इट इज़ जस्ट आपका खुद का एक वो किया, नहीं यार क्यों उदास रहना है, ये 4 दिन की ज़िंदगी है जिसमें से 3 दिन गुजर चुके हैं, अगला दिन आने वाला है नहीं आने वाला आपको नहीं पता। राइट। तो खुश रहो। अपने आप के लिए आप तभी जीना सीख सकते हो जब आपको ये पता लगे कि ये स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रू। उदास और परेशान तो हर कोई है। अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आपके आसपास भी खुशियाँ नहीं आएंगी। लोग भी Right. सोचेंगे ना यार कि ये हमेशा ही दुखी रहता है, ये हमेशा ही परेशान रहता है, इससे क्या बात करनी है। ये हम लोग भी बोल देते हैं कि यार ये तो बहुत, जब देखो क्राई बेबी है, ये जब देखो किसी ना किसी चीज़ को लेके क्रिटिसाइज करता रहता है, बुराई करता रहता है। अगर छोटी चीज़ भी होगी तो उसको लेके नुक्स निकालता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसे नहीं होना। लेट इट बी ना, छोड़ दो। आप जिस चीज़ को बदल नहीं सकते उसके बारे में बात ही मत करो, छोटी छोटी चीज़ों को लेके। डोंट बी अ क्रिटिकल पर्सन अबाउट एवरीथिंग, डोंट बी अ इमोशनल फूल पर्सन अबाउट एवरीथिंग।
कि अगर मेरे को किसी ने फ़ोन नहीं किया तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी। अरे ऐसी थोड़ी दोस्ती होती है। मेरे को बर्थडे विश नहीं किया तो तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुमने एनिवर्सरी पे गिफ्ट नहीं दिया, तुम मेरे से प्यार। ये सब चीज़ों से ऊपर है एक ज़िंदगी, वो ज़िंदगी जो आपकी अपनी है, उस पर ध्यान दो, अपनी खुशी पे ध्यान दो। दुनिया आपको सिर्फ परेशान करने के लिए बैठी हुई है। दुनिया की एक्सपेक्टेशंस, दुनिया का टॉर्चर, दुनिया की बातें, दुनिया के ताने हमेशा रहेंगी। इट इज़ यू एंड ओनली यू जिसको अपना ख्याल रखना है। सो जब काम करते हो, ट्रेवल करते हो, उन सब में जब अगर एक्सोशन, बर्नआउट या स्ट्रेस फील होता है तो व्हाट इज़ योर टेक्निक्स टू मेंटेन योर मेंटल हेल्थ? सच्ची बताऊं? हाँ। एक बकेट लो, हाँ। उसमें गर्म पानी आधा बकेट भर दो, ओके। थोड़ी सी कॉफ़ी, एक सैशे कॉफ़ी, काला नमक या सफ़ेद नमक जो आपको ठीक लगे, एंड उसमें पैर डुबो के बैठ जाओ। सब ठीक है ज़िंदगी में। ये बिल्कुल ही नया टेक्निक बता दिया आपने, कॉफ़ी डाल के। यस, एक तो वो आपके अंदर से सारा स्ट्रेस खींच लेती है। ओके। बिकॉज जो आपके ये जो नीचे का ये जो एरिया होता है ना, तलवे जिनको हाँ। हम बोलते हैं, इसके अंदर सारा स्ट्रेस होता है। ओके। जब आप इसको आराम दोगे तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस निकल जाएगा। बॉडी का स्ट्रेस निकलेगा तो ये शोल्डर पॉइंट्स है और ये जो दिमाग है क्लीन हो जाएगा। Lovely. So now before we move to the rapid fire, any last lesson that you want to give to our audience? एक शेर या कविता भी और एक लेसन जो आप लोगों को देना चाहेंगे। हाँ, पहले एक शेर, गुलजार साहब का एक शेर है, मैं अभी आते देख के पढ़ूंगी दोस्तों, याद नहीं है मुझे। तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, तेरी मर्जी से ढल जाऊं हर बार, ये मुमकिन तो नहीं, मेरा भी कोई वजूद है, मैं कोई आईना तो नहीं। वाओ। ये गुलजार साहब ने इतनी प्यारी चीज़ बोली है कि आप अपने वजूद को जिंदा रखिए। दूसरों की मर्जी क्या है उसमें ढलने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। एंड एक मतलब पता नहीं मुझे किसका है, बट ये मैंने पढ़ा था एंड ये मुझे इतना हिट कर गया। एक तो राहत इंदौरी साहब का शेर है कि हर कोई दोस्त नहीं होता हाथ मिलाने वाला, कि जो आपसे हाथ मिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर फ्रेंड एंड योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप और पर्सन यू आर मीटिंग। राइट। वो दोस्त नहीं है। तो ये है कि बातों की मिठास में भेद नहीं खुलते, बातों की मिठास में भेद नहीं खुलते, मोर को देख के कौन कह सकता है कि वो सांप खाता होगा। राहत इंदौरी साहब का किसका नहीं, था ये आई डोंट नो किसका है, Anonymous है। वाओ। बट इट हिट्स मी। इट वाज लाइक मोर इतना सुंदर है बट मुझे कभी नहीं पता था कि वो सांप खाता है। मतलब सांप को तो कितना गंदी नज़र से भी देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा चालाक और क्लेवर जो है उसे द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज ईटिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। सो नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर। यस, रेडी फॉर द रैपिड फायर? ऑलवेज रेडी। एक लाइन में वुल्नरेबिलिटी में छुपी स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? जब आप अपने मन की बातें किसी को बताते हैं तो आपका जहन खाली होता है। राइट। वो बोझ आपको परेशान नहीं करता, और जब आपके मन से बोझ उतर जाएगा ना तो आप मजबूत बन जाओगे। आप अपने स्कार्स को स्टार्स में कैसे बदलते हैं? उनके बारे में शर्म मत करो। राइट। उनको रहने दो। देयर इज अ स्कार हियर। राइट। मैं इसको कभी नहीं छुपाती। ये मेरे गले में छेद है, विच इज़ लाइक फ्रॉम बर्थ। इसकी एक बार सर्जरी हो चुकी है, एंड अगर आज में मैं कभी इमोशनल होंगी या मैं कभी रोऊंगी तो यहाँ पे एक फ्लूइड, वाइट फ्लूइड जैसा आएगा एंड दिस होल गेट ब्लॉक्ड। ओके। तो मैं रो नहीं पाती हूँ, बट आई एम द मोस्ट इमोशनल पर्सन। मैं छोटी छोटी चीज़ों को लेके, जैसे कहते हैं ना कि अंदर बैठ जाती हूँ, तो इसको छुपा के मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जो है आप दुनिया को दिखाओ। फिर बात ने परसेप्शन की कि आप अगर पहले के ज़माने में जो राजा होते थे वो अपने स्कार्स को फ्लॉन्ट करते थे कि जिसके पे जितना स्कार है मतलब वो इट्स अ साइन ऑफ ब्रेवरी। एग्जैक्टली। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि एक पिंपल हो जाता है तो घर से बाहर निकलना बंद कर देते
एक्ने पैचेस आ गए हैं आजकल, तो छुपा दिया कंसीलर से, ग्रीन कंसीलर, ब्राउन कंसीलर, सब। लेटिंग गो की ब्यूटी को कुछ शब्दों में कैसे कैप्चर करेंगे आप? जाने दो, क्योंकि शायद यही सही भी हो और वक्त की ज़रूरत भी। अपने रिलेशनशिप में से कोई पास्ट मिस्टेक जो आपने लेसन में टर्न की हो? कभी भी ना किसी इंसान को अपने वजूद के साथ खिलवाड़ मत करने दो। आपको अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो उसको बताओ, कोई चीज़ अच्छी लगी है तो बताओ, आपको क्या फील हो रहा है आप बताओ। व्हेन यू डोंट एक्सप्रेस योर फीलिंग कि आपको ये चीज़ हर्ट हो गई है या फिर उसको ये नहीं बोलना चाहिए था, देयर इज़ अ बाउंड्री जो एक इंसान को हम क्रॉस करने देते हैं रिलेशनशिप्स में कि चल कोई बात नहीं यार, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, प्यार है। नहीं, इज्जत का एक दायरा होता है, हर इंसान को वो बना के रखना चाहिए। अपने अंदर की दुनिया को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहला कदम क्या है? खुद से बातें करो। एक अच्छा लिसनर बनने के लिए अपने आप को कैसे तैयार करें? शांत रहना सीखो। सपने और हकीकत के बीच की दूरी को कैसे संभालते हैं? हिम्मत से। जिंदगी के मुस्कुराहट और आंसुओं में आपको सबसे ज़्यादा सीखने को किससे मिला है? मुस्कुराहट से। ट्रूली इंडिपेंडेंट लाइफ जीने के लिए कौन सी 3 चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है? किसी भी चीज़ को नहीं। आपके हिसाब से ज़िंदगी की सबसे बड़ी आयरनी क्या है? कि हम चाहते तो हैं कि दूसरा इंसान हमको खुश रखेगा, लेकिन हम ये मानते नहीं है कि दूसरा इंसान हमको खुश रखेगा। आपके लिए खुशी का असली मतलब क्या है? डीप ब्रीथ। बस आप जिंदा हो, यही सबसे बड़ी खुशी है। सही बात। आप सांस ले रहे हो, इससे बड़ा क्या चाहिए? चुटकी लगती है टपकने में। एक्चुअली तो आपको और क्या चाहिए? आपकी सांसें चल रही हैं, बाकी सब आ जाएगा। आपकी सबसे लेटेस्ट कोई शायरी या पोइट्री कुछ भी जाने से पहले, या फिर जो आने वाली हो अभी तक आपने लॉन्च नहीं करी है, ऐसा कुछ? करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है। करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है। मोहब्बत को बाजारों में बड़ा रुस्वा करता है। ये इश्क है बड़ा कमज़र्फ, ये इश्क है बड़ा नादान। चोट दिल पर नहीं करता, रूह पर वार करता है। क्या बात है। करो तो सोच कर करना, ये बस तबाह करता है।